इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। नमस्कार साथियों, आज तीसरा दिन है हमारा और वंदे मातरम यूट्यूब लाइव क्लासेस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हमारा राजस्थान कक्षा 6 चैप्टर 3 को देखेंगे, जिसका नाम है इतिहास जानने के स्रोत। चलते हैं साथियों समय की नजाकत को देखते हुए। प्राचीन काल के इतिहास के अध्ययन से हमें सभ्यता के क्रमिक विकास का ज्ञान होता है। इतिहास जानने के स्रोत हैं, जिनको 2 भागों में विभक्त किया गया है, एक पुरातात्विक, दूसरा साहित्यिक। प्रश्न यहां से बना लीजिए दोस्तों। प्रश्न आएगा आपके लिए, इतिहास जानने के स्रोत कितने प्रकार के हैं? तो इतिहास जानने के स्रोत कितने प्रकार के दोस्तों? 2 प्रकार के हैं। एक का नाम है पुरातात्विक स्रोत और दूसरे का नाम है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत पहला लेते हैं हम यहां से। प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान, घटनाओं, संदर्भों को समझने में सहयोग मिलता है, उनको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। यानी वे स्थान जहां से घटनाओं और संदर्भों को समझने में सहयोग मिलता है, उसे क्या कहते हैं? पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। इनमें क्या क्या आते हैं दोस्तों? अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियां और उत्खनन से प्राप्त सामग्री। इनसे तत्कालीन जनजीवन को समझा जा सकता है। और पुरातात्विक निम्न प्रकार से, यहां से हमारा प्रश्न तैयार होगा एक और सीधा पूछा जाएगा, पुरातात्विक स्रोत में कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो यहां से अभिलेख आएगा, मुद्राएं आएगी, स्मारक आएगा और कलाकृतियां आएगी और उत्खनन से प्राप्त सामग्री आएगी। उत्खनन यानी हमें खुदाई से जो वस्तुएं मिली हैं उनकी जानकारी मिलेगी हमें। आगे बढ़ते हैं। पहला लेते हैं हम यहां से अभिलेख। पहला पॉइंट आता है यहां से दोस्तों अभिलेख। अभिलेख संबंधी कई प्रश्न हमें एग्जामों में देखने को मिलते हैं और अभिलेख के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी हम यहां पर पढ़ लेते हैं थोड़ा। ये हमें शिलालेखों, पत्थर की पट्टिकाओं, पाषाण शिलाओं, पत्थर के बड़े बड़े खंडों, स्तंभों, भवनों, गुफाओं, दीवारों, प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, तालाबों, खेतों में खड़ी शिलाओं, ताम्र पत्र पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। प्रश्न यहां से बना लीजिए आप कि अभिलेख कहां कहां मिलते हैं, यानी किस किस पर खुदे हुए मिलते हैं। तो अभिलेख हमें कहां कहां मिलते हैं दोस्तों? एक तो ताम्र पत्र पर, एक शिलाओं पर, और शिला का मतलब होता है पत्थर। तो पत्थर पे खुदे हुए लेख दोस्तों क्या कहलाते हैं? अभिलेख। और ताम्र पत्र पर लिखे हुए लेख क्या कहलाते हैं? अभिलेख। तो इस हिसाब से देखा जाए तो धातु पर भी मिलते हैं और पत्थर पर भी मिलते हैं। और ये अभिलेखों में एक प्रश्न आपका आता है, अशोक के अभिलेख। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक का भी राजस्थान में एक अभिलेख मिला है, जिसे भाबरू का शिलालेख कहते हैं। और इसी भाबरू के शिलालेख में 3 शब्दों का प्रयोग हुआ है दोस्तों। कई बार जो हमें परीक्षाओं में पूछा गया है कि भाबरू का शिलालेख में कौन से 3 शब्द मिले हैं, तो उन शब्दों के नाम है दोस्तों बुद्ध, धम्म और संघ। ये देखा जाए तो ये शिलालेख बौद्ध धर्म को समर्पित है। किसको समर्पित है दोस्तों? बौद्ध धर्म को समर्पित है। आगे बढ़ते हैं। अब इन शिलालेखों की उपयोगिता, ये विविध भाषाओं में गद्य पद्य शैलियों में मिलते हैं। यहां से प्रश्न बना लीजिए कि हमें आज तक जितने भी अभिलेख या शिलालेख मिले हैं वो किन भाषाओं में मिले? गद्य पद्य में मिले हैं,
और ये दोनों शैलियों को मिलाकर एक शैली बनती है, जिस शैली का नाम है दोस्तों चंपू शैली, जो प्राचीन काल में बहुत चलती थी। इन अभिलेखों में शासक, उनके आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमारों, सामंतों आदि के नाम की घटना, तिथियां, आदि कार्यों और आज्ञाओं का उल्लेख मिलता है। राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलती है। यहाँ से आप प्रश्न बना लीजिए, अभिलेखों में कौन कौन सी जानकारी मिलती है। तो अभिलेखों में वहां की, जिस राज्य का अभिलेख है उस राज्य की राजनीति, उस राज्य का धार्मिक जीवन, उस राज्य का सांस्कृतिक जीवन, ये तीनों जानकारियां हमें अभिलेख से प्राप्त होती है। और ये अभिलेख प्रशंसा में लिखे गए, यानी कुछ अभिलेख प्रशंसा में लिखे गए, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें प्रशस्ति कहा जाता है। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेखों को प्रशस्ति कहा जाता है। आपने सुना होगा एक बहुत प्राचीन प्रशस्ति है दोस्तों, जिसका नाम है इलाहाबाद प्रशस्ति। और इलाहाबाद प्रशस्ति का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? प्रयाग प्रशस्ति। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में इलाहाबाद प्रशस्ति कहाँ पर है, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, और उसी का नाम जो है प्रयाग प्रशस्ति है। और ये किसी प्रशंसा में लिखा गया, किसकी प्रशंसा में लिखा गया था दोस्तों? समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखा गया था। और इसे लिखने वाला था हरिसेन। कौन था दोस्तों? हरिसेन। हरिसेन इनका कौन था? दरबारी कवि। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रमुख अभिलेखों की जानकारी यहाँ देख लेते हैं। नगरों अभिलेख, देखो नगरीय अभिलेख, नगरीय अभिलेख आएगा यहाँ पर। कंसवा अभिलेख, गटियाला अभिलेख, किराडू अभिलेख, नांदसा और बर्नाला यूप अभिलेख। दोस्तों ये नगरी देखा जाए तो नगरी मेवाड़ में आता है, और कंसवा देखा जाए तो दोस्तों कोटा। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है, और यहाँ से पूछा जाता है कि कंसवा अभिलेख कहाँ पर स्थित है, तो कोटा में है। फिर पूछा जाता दोस्तों गटियाला अभिलेख, तो गटियाला अभिलेख जोधपुर में है दोस्तों, तो जोधपुर के शासकों की जानकारी मिलती है यहाँ से। फिर किराडू के बारे में पूछते हैं, तो किराडू बाड़मेर में है दोस्तों, बाड़मेर में किराडू। तो आपसे ये प्रश्न सुमेलित कीजिए में पूछा जाएगा, या पूछ लेवे निम्न में से कौन सा सुमेलित है या कौन सा सुमेलित नहीं है। पिछले अध्याय में हम लोगों ने नांदसा यूप अभिलेख के बारे में भी पढ़ा था, और इस पाठ में पुनः नांदसा यूप अभिलेख का जिक्र भी आया है। और ये नांदसा यूप अभिलेख कहाँ है दोस्तों? भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? भीलवाड़ा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सामोली अभिलेख, शिलालेख आदि राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों, प्रकार, भूमि, द्रव्यमान, राजनीतिक सीमा आदि की जानकारी प्राप्त होती है। तो मुख्य रूप से देखा जाए दोस्तों तो धार्मिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। और इनमें यज्ञों के प्रकार पूछे जाते हैं दोस्तों, किस प्रकार से उक्त राजा ने कैसा काम किया होगा, किस प्रकार से यज्ञ किया होगा, किस प्रकार से अपने राज्य को चलाया होगा, किस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था लगाई होगी, किस प्रकार से ये काम किया होगा। ये सभी जानकारी हमें अभिलेखों और शिलालेखों के माध्यम से प्राप्त होती है। उदाहरण स्वरूप गटियाला अभिलेख, प्रतियारों और बिजोलिया शिलालेख चौहानों का इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। अब आपका यहां से प्रश्न बना लीजिए, और प्रश्न में देखते हैं कि गटियाला अभिलेख। देखिए दोस्तों, आप लोग सब पढ़ते ही हैं, वैसे सब इंटेलिजेंट हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और किसी भी प्रकार से आपको यदि हमें आपकी मदद करना पड़े तो हम 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर हैं और रहेंगे। हमारा लक्ष्य यही है। और देखिए सब दोस्तों, आगे
गटियाला शिलालेख, आपसे प्रश्न आता है गटियाला शिलालेख में किनकी जानकारी मिलती है? तो प्रतिहार शासकों की जानकारी मिलती है। और इनका पूरा नाम क्या है दोस्तों? गुर्जर प्रतिहार। और एक शैली का नाम भी हमारे यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार शैली। और इसका एक उदाहरण है हमारे बीच में जिसका नाम है आभानेरी दोसा। आभानेरी दोसा, वहां पर एक चांद बावड़ी है और चांद बावड़ी कौन सी शैली में बनी हुई है? गुर्जर प्रतिहार कालीन शैली में बनी हुई है। अगला शिलालेख कौन सा रहा दोस्तों? बिजोलिया शिलालेख। और बिजोलिया शिलालेख में आप जानते ही हो चौहानों की जानकारी प्राप्त होती है। बिजोलिया शिलालेख से किनकी जानकारी प्राप्त होती है? चौहानों की जानकारी प्राप्त होती है, चौहान वंशी शासक। और ये बिजोलिया शिलालेख है। यदि आपसे स्थान पूछा जाए तो बिजोलिया शिलालेख कहाँ पर है? तो बिजोलिया शिलालेख आपका भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया क्षेत्र में लगा हुआ है। और इसमें एक चीज और लिखी हुई दोस्तों, ध्यान रखना, बिजोलिया शिलालेख में साफ लिखा हुआ है कि भाई अपने यहाँ राजस्थान में एक सांबर झील है और सांबर झील का निर्माता किसे माना जाता है? वासुदेव चौहान को माना जाता है। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चीरवा शिलालेख रावल समर सिंह के युद्ध को दर्शाता है। चीरवा शिलालेख कहां पर दोस्तों? उदयपुर है। प्रश्न आता आपके कि निम्न को सुमिलित कीजिए, तो वहां आपको गटियाला शिलालेख मिलेगा जो जोधपुर आएगा, आपको बिजोलिया शिलालेख मिलेगा भीलवाड़ा आएगा, आपको चीरवा शिलालेख मिलेगा दोस्तों उदयपुर आएगा। तो अगला जो पॉइंट आने वाला कोई भी हो वो आपका सुमेलित नहीं हो सकता है। तो प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से पढ़कर करें। तो यहाँ मैं चीरवा शिलालेख की बात करूंगा। इसमें रावल समर सिंह का शासनकाल लिखा हुआ है और समर सिंह के बाद आपने देखा होगा रावलों का अंतिम सरदार रावल रतन सिंह भी आया था। और प्रश्न पूछ लेते हैं आपसे कि रावल शाखा का अंतिम सरदार कौन था? रावल रतन सिंह था। रावल रतन सिंह की जानकारी वैसे देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी के समय की है और इनका एक युद्ध भी हुआ था जो हमें 1303 की जानकारी मिलती है और पद्मिनी के लिए युद्ध हुआ था। और अपने राज्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने ये युद्ध किया था। और वैसे अलाउद्दीन खिलजी का एक प्रश्न जो है परीक्षाओं में 100% आपसे पूछा जाता है, या तो आपको युद्ध जमाने की कहेगा कि राजस्थान के अभियानों को, अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों को जमाइए, तो क्रम से जमाना है। फिर देखा जाए तो अगली चर्चा और करते हैं। चलते हैं दोस्तों आगे। अगला पॉइंट आता दोस्तों स्मारक। राजस्थान विभिन्न स्मारकों में दुर्ग प्रसिद्ध हैं। आपने दुर्ग का नाम सुना होगा दोस्तों, जिनको कहते हैं किला। और हमारा राजस्थान वैसे किलों से भरपूर है। हमारे यहाँ पर एक शासक थे जिनका नाम क्या था दोस्तों? कुंभा। और कुंभा के कालीन माना जाता है कि राजस्थान में 84 दुर्गों में से, कितने दोस्तों? 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया था। तो ये भी प्रश्न दे सकते हैं कि राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? तो राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कुंभा को कहा जाता है। इनमें से प्रमुख चित्तौड़, जालोर, गागरोन, रणथंभौर, आमेर, मेहरानगढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़ आदि दुर्ग महत्वपूर्ण हैं। इन दुर्गों में देख लीजिए दोस्तों आप, चित्तौड़गढ़ चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। जालोर कानड़ देव की याद दिलाता हमें। और गागरोन नाम सुना होगा, चलदास खींची, प्रताप सिंह खींची। प्रताप सिंह खींची को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? संत पीपा के नाम से जाना जाता है। रणथंभौर चौहानों के शासकों की याद दिलाता है और जिसमें उल्लेखनीय नाम सुना होगा आपने
हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान राजस्थान का सबसे हट्टी शासक था। हमीर देव चौहान, हट, जिसका किसी भी रूप में जो है ये किसी की बात नहीं मानता था, बड़ा जिद्दी था ये। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आमेर कछवा राजवंश की याद दिलाता है दोस्तों। मेरानगढ़ मारवाड़ के शासकों की याद दिलाता है, जिनमें एक वंश आता है दोस्तों राठौड़ वंश। कौन सा आता है दोस्तों? राठौड़ वंश। और इनमें एक प्रमुख शासक था दोस्तों जिनका नाम है मालदेव। और मालदेव जो है इतिहास में प्रथम पितृहंता शासक कहलाता है, जिन्होंने अपने पिता को मार दिया था। पितृहंता का मतलब है पिता को हरने वाला। और इतिहास में इनको हशमत वाला बादशाह भी कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान के उस शासक का नाम बताइए जिनको हशमत वाला बादशाह कहते हैं, तो वे मालदेव राठौड़ आएगा। इनके नाम के साथ जो है रानी रूठी रानी का नाम जुड़ा हुआ है। और रूठी रानी की एक बड़ी खतरनाक कहानी है। वैसे किताबों में सब में अलग अलग लिख रखा है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अनुसार रूठी रानी का जो पूरा इतिहास है वो राजस्थान में लिख रखा है। उसमें कहा जाता है कि ये लूणकरण की पुत्री थी। किसकी थी दोस्तों? लूणकरण की पुत्री थी। और लूणकरण मारवाड़ पर अधिपत्य करना चाहता था। और उस समय मारवाड़ का शासक मालदेव था। और मालदेव ने दोस्तों क्या किया पता है? रानी उमादे से विवाह किया। रानी का नाम क्या था? उमादे। उमादे से विवाह किया। और इसी उमादे की जब शादी हुई तो उससे पहले पूरी योजना बन रही थी दोस्तों। मालदेव ने गुप्त रूप से मंत्रणा करके, लूणकरण ने गुप्त रूप से मंत्रणा करके एक योजना बनाई, जिसके कारण कहा जाता है कि मालदेव को लूणकरण मारना चाहता था और मारवाड़ को हथियाना चाहता था। तो ये सारी जो घटना है ये मालदेव की सास ने सुन ली। मालदेव की सास बोले तो सास किसकी? उमादेव की माता और लूणकरण की पत्नी। उसने सब बातें सुन ली और ये बात जाके जो है मालदेव को बोलती। जिस दिन विवाह हुआ था उसी दिन जो है मालदेव उससे नाराज हो गया और वो इतिहास में जो है रूठी रानी कहलाई। आगे चलते हैं। इसके अलावा भवन, राजप्रसाद, महल, सार्वजनिक भवन, स्नानागार, जनसाधारण के घर, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप, समाधि, बावड़ी, कूप आदि स्मारक हैं। तो इसमें अपन घर तो हमारे वैसे देखा जाता है। जनसाधारण के घरों की बात करें तो हम आम जनता है, हमारे घर कैसे थे प्राचीन काल में, उसकी जानकारी जो है अभिलेखों में, स्मारकों में देखने को मिलती है। विहार जो राजा महाराजाओं के राजमहल थे। मठ जिनमें लोगों की अस्थियां बहाई जाती थी, अस्थियां गाड़ी जाती थी, जैसे महात्मा बुद्ध के मठ। चैत्य ये पूजा स्थल थे दोस्तों। क्या थे? पूजा स्थल। कई बार प्रश्न पूछा है कि चैत्य क्या थे? पूजा स्थल थे। और स्तूप, स्तूप आपने देखा होगा, एक अर्धचंद्राकार गोलाकार जो है ऐसा एक चीज बनाई जाती है जिसमें किसी की अस्थियों को नीचे दबाकर रखा जाता है। शिवलिंग की तरह होते हैं, इनको स्तूप कहा जाता है। और मंदिर आपने देखा होगा, मंदिर वैसे हमारे भगवान के बनते ही हैं। और शिव जी का नाम, शिव जी का मंदिर, विष्णु मंदिर, कई देवताओं के मंदिर हैं, जैसे रामेश्वर, सोमनाथ, जय भीमाकेश्वर, महाकाल, वेद्यराज, जय राजेश्वर। दोस्तों ये सभी शिव जी के मंदिर हैं। बावड़ियां
वैसे राजस्थान में बावड़ियों का शहर जो है बूंदी को कहा जाता है। और वैसे आजकल जो है इसके इंग्लिश में पूछने लग गए हैं, इसका नाम है स्टेप ऑफ वेल्स। तो राजस्थान में स्टेप ऑफ वेल्स किस नगरी को कहा जाता है? तो बूंदी नगरी को कहा जाता है। और बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं दोस्तों? तो बूंदी को कहते हैं। रानी जी की बावड़ी सबसे मशहूर है दोस्तों, यहाँ से रानी जी की बावड़ी। 2-3 बावड़ियों के ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो परीक्षाओं में आते जाते रहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था चांद बावड़ी। चांद बावड़ी कहाँ पर दोस्तों? दौसा, आबानेरी क्षेत्र है दौसा में, वहां पर चांद बावड़ी है। रानी जी की बावड़ी आपकी बूंदी में है दोस्तों, रानी जी की बावड़ी बूंदी में है। तो ये 2-3 बावड़ियों के ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपसे हमेशा पूछे जाते हैं। ये हमें तत्कालीन स्थापत्य कला, धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति, मनुष्य की चेतना और समृद्धि का ज्ञान भी करवाते हैं। ये हमें स्मारकों की बात चल रही है। जो स्मारक हैं ये हमें विश्वास, उपासना पद्धति और मनुष्य की चेतना और समृद्धि का ज्ञान भी कराते हैं। अब लेते हैं दोस्तों मुद्राएं। देखा होगा प्राचीन काल में मुद्राओं का भी प्रचलन था। और मुद्राओं में लेते हैं साहब, मुद्राओं अथवा सिक्कों, छापों या प्रतीकों से किसी की काल विशेष की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता चलता है। आर्थिक स्थिति का पता इसलिए चलता है दोस्तों क्योंकि उस जमाने की जो मुद्रा है सभी राज्यों में अलग अलग चलती थी। और उस जमाने में आपको पता होना चाहिए 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद का मतलब होता है दोस्तों 16 राज्य थे जिनमें अलग अलग मुद्राओं का प्रचार होता था। और यही मुद्राएं जो है आम जीवन की अर्थव्यवस्था थी, जो राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति का पता कराते हैं। ये मुद्राओं का प्रचलन था दोस्तों, मुद्राओं का ध्यान रहे हैं ना। मुद्राओं पर अंकित चिन्ह, भाषा, लिपि, सन, सम्मत सहित धातु की शुद्धता, माप तोल आदि हमें उस समय की समृद्धि आदि का ज्ञान होता है। और सिक्के हमारे शासक की शक्ति का सूचक हैं। सिक्कों की बात करते हैं दोस्तों, जो सिक्के थे हमारे प्रतीक थे, हमारे शासकों के प्रतीक थे जो हमें वहां की अर्थव्यवस्था की जानकारी देते थे। प्राचीन काल में आपने देखा होगा आहत सिक्के चलते थे, बिना ठप्पे वाले आहत सिक्के प्राचीन काल में जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुए थे। ऐसे सिक्कों को केवल ढाला जाता था और इनको बाजार में चलाया जाता था। ये हमारी प्राचीन अर्थव्यवस्था के स्रोत हैं। और वैसे देखा जाए तो भारत में रुपया प्रणाली देखा होगा आप लोगों ने, रुपया प्रणाली, रुपया देने वाला कौन था दोस्तों? शेरशाह सूरी। नाम देखा होगा आपने, नाम सुना है शेरशाह सूरी। रुपया, मानक रुपया दिया जो आज भी प्रचलित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आहड़, रेड, बेराट, रंगपुर, सांबर, पहले इनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। आहड़, आहड़ उदयपुर में है दोस्तों, ध्यान रहे। आहड़ सभ्यता की बात कर रहा हूं मैं। और आहड़ को आगाटपुर, प्रश्न आता आपके पास में, आगाटपुर किस सभ्यता को कहा जाता था? तो आगाटपुर आहड़ सभ्यता को कहा जाता था। और एक नाम और है दोस्तों इसका, धूलकोट। तो धूलकोट भी इसी सभ्यता का नाम है। फिर नाम आता दोस्तों रेड सभ्यता। तो रेड सभ्यता कहां पर दोस्तों? तो टोंक में है। रेड सभ्यता कहां पर है दोस्तों? टोंक में है। फिर एक सभ्यता का और नाम आता है बेराट सभ्यता। तो बेराट सभ्यता आपकी जयपुर में है। और इसे प्राचीन काल में क्या कहा जाता था दोस्तों? विराट नगर, विराट नगर। और विराट नगर आपको पता होना चाहिए
कि ये मत्स्य जनपद की राजधानी था। प्रश्न आता है, प्राचीन काल में मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो विराट नगर थी, और अभी भी इसे वर्तमान में बेराट कहते हैं। और वैसे ये जयपुर में है, और इस पर एक बाबरू का शिलालेख भी लगा हुआ है, और बाबरू का जो शिलालेख है वो अशोक कालीन है दोस्तों। किस समय का है? अशोक कालीन। अशोक कौन है? मौर्य वंशी। मौर्य वंशी, जिस पर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे चर्चा की थी। उस पर 3 शब्द लिखे हुए हैं, बुद्ध, धम्म, संघ, जो हमें बौद्ध होने का संकेत देते हैं। अगली सभ्यता लेते हैं दोस्तों, रंग महल। रंग महल, रंग महल आपके दोस्तों हनुमानगढ़ में है दोस्तों, हनुमानगढ़। और यहां से एक सभ्यता और है इसी के साथ में, कालीबंगा। कालीबंगा दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये सिंधु घाटी सभ्यता की है। और एक है सांभर। सांभर देखा होगा दोस्तों आपने, यहाँ पर कई मंदिर भी है, कई शिलालेख भी लगे हुए हैं, और वैसे सांभर झील भी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि सांभर झील का जो निर्माण करता है वासुदेव चौहान को माना जाता है। किस शिलालेख के अनुसार? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। चलते दोस्तों आगे। सुकाणियों के उत्खनन से प्राप्त सिक्के मुद्राओं से क्षत्रपों, मालव, चौहान, गुहिल वंशों के काल के राज्य शासन अधिकृत सीमा के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। अब हमें क्या कौन कौन सी जानकारी प्राप्त होती है सिक्कों से? देखो यहाँ से उत्खनन से प्राप्त सिक्कों से और मुद्राओं से। देखो सिक्के और मुद्राएं वैसे एक ही होता है, लेकिन उसको मुद्रा के रूप में प्रचलन करने का श्रेय दिया जाता है। और यहाँ पर क्षत्रप एक विदेशी जाति आई थी, कुषाण कालीन क्षत्रप, और एक मालव जाति थी जिन्होंने मालव को जनपद बनाया था, और एक चौहान वंश, चौहान वंशों ने भी, और एक गुहिल वंश जो हमारे मेवाड़ में है। इनके समय की वंशावलियां और जानकारियां प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए समय समय पे वैसे परिवर्तन होते रहते हैं, और ये शिलालेख और स्मारक उस जमाने के अंदर परिवर्तन हुए होंगे, लेकिन अब नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में किसी भी प्रकार का कोई शिलालेख, कोई अभिलेख उत्खनित नहीं किया जा रहा है, ना ही लिखा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। बर्तन और कलाकृतियां। उत्खनन से हमें तत्कालीन बर्तन कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं। कलाकृतियों में बर्तनों पर चित्रण, खंभों पे खुदाई, किवाड़ों, गवाक्ष, गोखड़ों कारीगरी देखने को आती है। और हमें बर्तन प्राप्त होते हैं जिनकी जानकारी बनावट, पॉलिश, रंग, काल उत्कृष्ट दर्शाते हैं। तो आपने देखा होगा बर्तन और कलाकृतियां। एक चीज सुनी होगी दोस्तों आपने, मृद भांड, और कई प्रकार के हमें जो है मृद भांड मिले, बर्तन मिले। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में जो लोग थे वो बर्तनों के मामले में विकसित थे, और वे अपने बर्तन अपने धातुओं से बनाते थे। लेकिन इससे पहले के जो बर्तन मिले हैं दोस्तों वो मिट्टी के मिले हैं, उसके बाद धातुओं का प्रचलन हुआ होगा। राजस्थान के अनेक स्थानों उत्खनन से प्राप्त मृदभांड, प्याले, रकाबियां, धूप पत्र होता ना दोस्तों, जिसमें हम लोग घर पर जो है धूपड़ना कहते हैं, मारवाड़ी भाषा में शब्द है धूपड़ना, जिसमें हम लोग क्या करते हैं भगवान के आराधना आरती वहां पर धूप करते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं, उसमें आग चेताकर अपन हवन यज्ञ भी करते हैं। इसे धूप दीपक हम लोग जलाते ही हैं। और मृद भांड हमें प्राप्त हुई हैं जिनमें खाना बनाने, खाना खाने, पानी रखने, कई चीजों को पात्रों के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। और प्याले आपने सुने होंगे जिसमें हम भोजन करते थे। और रकाबिया जो थालियां नुमा, पराते नुमा जो होती थी।
आदि हम पूर्वजों के कला कौशल को सहज समझ सकते हैं। गणेश्वर सभ्यता सुनी होगी दोस्तों आपने। गणेश्वर सभ्यता आपकी कांतली नदी के किनारे है और ध्यान रख लेना ये स्थान जो है सीकर का नीम का थाना क्षेत्र में स्थित है। ताम्र संस्कृति के अवशेष, यहां से आप प्रश्न बना लीजिए कि प्राचीन कालीन ताम्र संस्कृति के अवशेष कहां देखने को मिलते हैं, तो गणेश्वर सभ्यता में देखने को मिलते हैं। नौहा सभ्यता, पहले जोधपुरा लेंगे, जोधपुरा जयपुर ये लोहे कालीन है और नौहे भरतपुर ये भी लोहे कालीन सभ्यता है दोस्तों। यहां से एक प्रश्न आता है कि लोहे की कुल्हाड़ी, प्रश्न आप वापस नोट कर लीजिए, लोहे की कुल्हाड़ी कहाँ मिली थी, तो लोहे की कुल्हाड़ी भरतपुर नौहा में मिली थी। और काले लाल मृदभांड, आहड़ और गिलूंड आपके राजसमंद में है और आहड़ उदयपुर में है। तो ये क्या कह रहा है कि लाल यानी लाल मृदभांड आहड़ और गिलूंड से प्राप्त हुए थे और प्रस्तर फलक भी प्राप्त हुए थे। ये सभी चीजें देखी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपको हर प्रकार की जानकारी हम बताएंगे, किसी भी प्रकार से आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ताम्रपत्र, तांबे के छोटे बड़े पत्रों पर खोदे गए अभिलेखों को ताम्रपत्र कहते हैं। दान पुण्य से संबंधित होने से इन्हें दान पत्र भी कहा जाता है। इनसे हमें शासक काल, भाषा, धर्म, भूमि, नाप तोल आदि के प्रकार पता चलता है। ताम्रपत्र देखे होंगे और ताम्रपत्रों को हम प्रशस्ति के रूप में भी काम में ले सकते हैं। यदि किसी ने कोई अच्छा काम किया है तो उससे क्या देते हैं, ताम्रपत्र। आप भी अच्छा काम करोगे तो आपको भी ताम्रपत्र दिया जाएगा। नहीं तो आप लोग क्या करोगे, ताम्रपत्र को सुरक्षित रख दोगे। और कभी गलत मत सोचना, क्योंकि ताम्रपत्र जीतने वाले को दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। साहित्यिक स्रोत, इतिहास जानने के साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण है। संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी साहित्य प्रचुरता में मिलता है। सबसे ज्यादा हमें संस्कृत के अभिलेख मिलते हैं दोस्तों, और संस्कृत के बाद में उर्दू और फारसी के अभिलेख पाए गए हैं। राजस्थानी का कोई भी अभिलेख हमें नहीं मिलता है, लेकिन राजस्थान शब्द का प्रयोग जो हमें मिलता है, राजस्थानादित्य, नाम सुना होगा आपने, राजस्थानादित्य। और ये मिलता है दोस्तों बसंतगढ़ शिलालेख में। एक शिलालेख है जिसका नाम है खीमल माता शिलालेख या क्षेमल माता शिलालेख, राजस्थानादित्य है, संस्कृत में लिखा हुआ मिलता है। चलते हैं दोस्तों आगे। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जयानकृत पृथ्वीराज विजय, प्रश्न यहां से बना लीजिए, पृथ्वीराज विजय के रचनाकार कौन थे, तो पृथ्वीराज विजय के रचनाकार जयानक थे। महाकाव्यों में चौहानों की उपलब्धियों की वर्णन मिलता है। अब यहां से प्रश्न बना लीजिए आप कि चौहानों की उपलब्धियों को जानने का मुख्य रूप से स्रोत कौन सा है, तो पृथ्वीराज विजय है। नयन चंद्र सूरी कृत हमीर महाकाव्य, ये नयन चंद्र सूरी जो है हमीर महाकाव्य जो देखा होगा, जिसमें महाराजा जो हमीर देव थे, हमीर देव चौहान, उनकी जानकारी मिलती है। चौहान इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंबोर विजय और सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी भी मिलती है। ये अलाउद्दीन खिलजी का बड़ा जिक्र आता है दोस्तों यहाँ से। और अलाउद्दीन खिलजी ने जो है राजस्थान पर बड़े बड़े देखा जाए तो 4 अभियान किए थे, जिनमें पहला आता है 1301 रणथंबोर, दूसरा आता है दोस्तों 1303 चित्तौड़, तीसरा आता है दोस्तों 1308
सिवाना, और चौथा आता है दोस्तों 1310-11 में जालोर। और ये प्रश्न कई बार आपको परीक्षाओं में देखने को मिलता है। ऐसे प्रश्नों को बार बार क्यों बताया जाता है दोस्तों? क्योंकि ये सदाबहार क्वेश्चन है जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। राजस्थानी साहित्य में पृथ्वीराज रासो, ये पृथ्वीराज रासो का नाम सुना होगा दोस्तों। इसके लेखक कौन है? चंद्रवरदाई। बहुत बढ़िया ग्रंथ है दोस्तों, हिंदी भाषा का पहला ग्रंथ माना जाता है चंद्रवरदाई। अचलदास खींची की वचनिका, पद्मनाभकृत कानड़देव प्रबंध। ये देखा जाए तो अचलदास खींची की वचनिका में गागरोन का वर्णन मिलता है दोस्तों। किसका मिलता है? गागरोन का। और खींची खानदान है वहां पर, और उसमें एक का आपके नाम आता है अचलदास खींची, और दूसरे का नाम आता है दोस्तों प्रताप सिंह खींची। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था जो प्रताप सिंह खींची है वो इतिहास में दोस्तों क्या बना था? संत पीपा। तो कई बार प्रश्न पूछा है दोस्तों, संत पीपा की छतरी कहाँ स्थित है? तो संत पीपा की छतरी कहाँ पर दोस्तों? गागरोन में। कहाँ पर है? गागरोन है। और संत पीपा का मंदिर समदड़ी गांव। समदड़ी गांव कहाँ पड़ता दोस्तों? बाड़मेर में पड़ता है। फिर पूछा जाता है कि इनकी गुफा कहाँ पर है? तो टोडा। टोडा कहाँ पर है दोस्तों? टोडा रायसिंह नगर टोंक। ये टोडा रायसिंह नगर टोंक में है दोस्तों। तो कई बार ऐसे प्रश्न आपको मैच होते मिलते हैं। और ये संत पीपा जो है राजस्थान में भक्ति की ज्योत चलाने वाले पहले संत थे। आगे चलते हैं दोस्तों। पद्मनाभ की कानड़देव प्रबंध। कानड़देव चौहान का नाम सुना होगा। कानड़देव चौहान जालोर के शासक थे और इनका इतिहास अलाउद्दीन खिलजी से मिला हुआ है, और अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने ही इनको पराजित किया था। बीकानेर के दलपत सिंह कृत दलपत विलास बीकानेर के शासकों की जानकारी मिलती है। और खीड़िया जग्गा कृत वचनिका, खीड़िया जग्गा की इसमें उल्लेखनीय बातें मिलती है। तो ये हमारे क्या साहित्य के स्रोत है दोस्तों। और साहित्य के दोस्त में जो लिखित सामग्री है हमें ग्रंथों के रूप में मिली है, अभिलेखों के रूप में मिली है, उनको साहित्य की जानकारी कहा जाता है। ख्यात विषय साहित्य में प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों की स्थापना, राजाओं का वंशक्रम, राज्य क्षेत्र आदि का वर्णन होता है। ख्यात आती ना दोस्तों, छोटी छोटी ख्यातें बनती थी जिनको छोटे वाले ग्रंथ कहा जाता था, जिनमें वंशक्रम भी होता था और उन वंशों के शासकों के नाम और उनकी उपलब्धियां लिखी जाती थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नैणसीरी ख्यात, बांकीदासरी ख्यात, दयालदासरी ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात, ये सभी क्या है? ये सभी साहित्य के स्रोत हैं, प्रमुख ख्यातें हैं ये, जिनको हमें इतिहास जानने के स्रोत हैं। उर्दू फारसी तवारियों इतिहास ग्रंथों से हमें मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास जानने में मदद मिलती है। हमारे राजस्थान के मध्यकालीन इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत हैं। कोशिश करिए दोस्तों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और कोशिश करते रहिए, कभी ना कभी तो हमें मंजिल मिलेगी। और मंजिल को पाने के लिए हम अरावली हो चाहे आपके माउंट एवरेस्ट हो, उसी को तोड़कर हम रास्ता बना लेंगे। चलते हैं आगे। कर्नल जेम्स टोड कृत एनल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कर्नल जेम्स टोड का कौन सा ग्रंथ है। तो ये ग्रंथ का नाम आ गया एनल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, पश्चिमी भारत की यात्रा।
और पश्चिमी भारत की यात्रा में हमें यहाँ के शासकों की, यहाँ की राजाओं की, यहाँ की रियासतों की सभी पूर्ण रूप से जानकारी मिलती है। और ये कर्नल जेम्स टोड पहले व्यक्ति थे जिन्होंने रायथान, नाम सुना होगा आपने, रायथान या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। तो प्रश्न आता है आपके सामने कि राजस्थान या रायतान शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन था? तो प्रथम प्रयोगकर्ता कौन था दोस्तों? कर्नल जेम्स टोड। और इनको राजस्थान की इतिहास का पितामह भी कहा जाता है। कौन कहा जाता है? पितामह भी कहते हैं। कि राजस्थान के इतिहास की जानकारी के पितामह किन्हें कहा जाता है दोस्तों? कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। और इन्होंने क्या है कि घोड़े पर बैठकर संपूर्ण राजस्थान का इतिहास लिख दिया। और इनको घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्र, वंश भास्कर, कविराज श्यामल दास कृत, वीर विनोद, विश्वेश्वर नाथ राव कृत, मारवाड़ राज्य का इतिहास, गौरी शंकर हीरानंद ओझा लिखित, उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का इतिहास के उल्लेखनीय ग्रंथ है। इसमें चलते हैं दोस्तों। बूंदी के राज्य कवि जो हमारे अभी वर्तमान में राजस्थान के राज्य कवि हैं, सूर्यमल मिश्र। और सूर्यमल मिश्र का कई बार प्रश्न पूछा गया है कि वंश भास्कर के रचयिता कौन हैं? तो वंश भास्कर के रचयिता जो है सूर्यमल मिश्र हैं। और ये बूंदी के जो शासक थे राम सिंह द्वितीय, उनके शासनकाल में उनके राज्य, उनके दरबारी कवि थे। कविराज श्यामल दास दोस्तों मेवाड़ के शासक के यहाँ उनके दरबारी कवि थे। और उन्होंने वहां जो है वीर विनोद ग्रंथ लिखा। और इनको जो है राजस्थान में वैसे देखा जाए तो वीर विनोद प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। और विश्वेश्वर नाथ रेवकृत मारवाड़ राज्य का इतिहास, जिसमें संपूर्ण मारवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। संपूर्ण मारवाड़ का इतिहास, ये जानकारी के स्रोत हैं। वैसे हमने पहले गठियाला का शिलालेख भी देखा था, और गठियाला का शिलालेख भी आपके जोधपुर में है, जिनमें मारवाड़ के शासकों की जानकारी मिलती है। हमारे प्रसिद्ध राजस्थान के कवि और इतिहासकार गौरी शंकर हीरानंद ओझा, जिनका शॉर्टकट में नाम लेते हैं अज्ञे जी। और अज्ञे जी ने जो है उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि ग्रंथ जो है इन्होंने लिखकर राजस्थान के इतिहास में एक नवीन प्रकाश दिया है। और ये सबसे जो है राजस्थान में वैसे देखा जाए तो राजस्थान के इतिहास की जानकारी के पितामह तो कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड को। और राजस्थान के इतिहास के जन्मदाता का, राजस्थान के इतिहास के प्रमुख जो कार्यकर्ता कहा जाता है वो गौरी शंकर हीरानंद ओझा को। आगे चलते दोस्तों, ये तीनों चित्र आपके सामने प्रस्तुत है। यहाँ पर कर्नल जेम्स टोड देख लिए दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड ये देख लीजिए, घोड़े वाले बाबा ये हमारे गौरी शंकर जी हीरानंद जी ओझा और कवि श्यामल दास जी। इनका ग्रंथ कौन सा हो गया दोस्तों? वीर विनोद। इन्होंने संपूर्ण राजस्थान का वापिस इतिहास लिखा। और इनका ग्रंथ है एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो एक ये जो आपके कर्नल जेम्स टोड साहब है, ये मेवाड़ में महाराणा भीम सिंह द्वितीय के समय यहाँ आए थे। और इन्होंने अंग्रेजों से सहायक संधि करवाई थी। इन्होंने यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया आपके सामने कि अंग्रेजों से सहायक संधि कराने वाला मेवाड़ में कौन आया था? तो कर्नल जेम्स टोड आए थे, उन्होंने करवाई थी। इनकी सेवाओं से बहुत प्रसन्न हुए और इनको एक बोरसवाड़ा किला दिया था। इनके नाम से भी, आपके नाम से हम क्या है कि बोरसवाड़ा किला का नाम चेंज करेंगे। तो वर्तमान में उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? टाडगढ़ कहा जाता है।
जो कर्नल जेम्स टोड के नाम से प्रसिद्ध है, और ये जो है आपका आधा राजसमंद में पड़ता है और आधा अजमेर जिले में पड़ता है, और वर्तमान में इसे अजमेर में ही माना जाता है। इसके प्रश्नों पर नजर डाल देते दोस्तों। अभिलेख यानी ताम्रपत्र पत्थर पर खुदे हुए लेख अभिलेख कहलाते हैं। उत्खनन का मतलब होता है खुदाई, यानी कोई भी इतिहासकार जाएगा, किसी सभ्यता की खुदाई कराएगा, वहां से जो अवशेष मिले हैं वो खुदाई में उत्खनन से मिले हैं। मृद भांड मिट्टी से बने हुए बर्तन, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि आहड़ से मिले हमें मृद भांड, जो कौन से मिले थे? लाल मृद भांड, और प्रस्तर युक्त मिले थे, यानी थोड़ा बहुत उनके अंदर पत्थर की चूरी भी थी। वंश भास्कर के रचयिता कौन है? अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था सूर्यमल मिश्रण, जो बूंदी राज्य के दरबारी कवि थे और वर्तमान में राजस्थान के राज्य कवि हैं। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख, यानी उनको क्या कहा जाता दोस्तों प्रशंसा में? तो उनको अभिलेख या ताम्रपत्र कहा जाता है। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहा जाता है? ताम्रपत्र। और संस्कृत में उत्कीर्ण शिलालेख में रावल समर सिंह, तो एक शिलालेख का नाम आया था, संस्कृत की जानकारी हमें देता है, जिसमें मेवाड़ की जानकारी मिलती है हमें। बाकी प्रश्न आप जो है स्वयं करने का प्रयास करें। एक बार आप हमारे वीडियो को जरूर देखें और अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। वंदे मातरम क्लास एज पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, और नेक्स्ट वीडियो में हम वापस पुनः आपसे कल मिलेंगे और इसी समय मिलेंगे, और हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है चौथा पार्ट आएगा, अध्याय 4 आएगा, जिनकी जानकारी हम आपको पूर्ण रूप से बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।